नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉक टेस्ट 6 को, जिसकी लिंक मैंने हमारे ग्रुप में डाल दी थी। अगर आपने वो टेस्ट सॉल्व कर लिया है तो उसके सॉल्यूशन को आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आपने वो टेस्ट सॉल्व नहीं किया है तो आप अभी पहले उसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारे वीडियो में पहला क्वेश्चन है, The two basic components of a CPU are BIOS, control unit, B, arithmetic logic unit and control unit, C, ALU and RAM और D, RAM and BIOS। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि CPU के दो बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो CPU के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं हमारे ALU और CU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो यहां पर ये चीज कहां दे रखी है, यहां पर ये चीज दे रखी है मैं ऑप्शन बी में। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, सिरी, मोवावी, कॉर्टना और एलेक्सा। तो दोस्तों यहां पर क्या पूछा हुआ है कि निम्न में जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट नहीं है। तो दोस्तों सिरी एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या फिर आपका क्या है, वॉइस असिस्टेंट है जो एप्पल के प्रोडक्ट में दी जाती है, कॉर्टना माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में दी जाती है और एलेक्सा अमेज़न के प्रोडक्ट में दी जाती है। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे पर्सनल असिस्टेंट हैं, ये हमारे क्या है, वॉइस असिस्टेंट हैं, जबकि मोवावी इसमें से शामिल नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा मोवावी। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, जो है इन द कंप्यूटर लैब द कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड टू स्विच इन अ डैश टोपोलॉजी, बस, रिंग, मैश और ट्री। तो दोस्तों यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं कि हम एक लैब में नेटवर्क बना रहे हैं। तो दोस्तों लैब में नेटवर्क बनाने का मतलब है हम लैन से काम कर रहे हैं, और अगर हम लैन में काम कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि वहां पर हम मैश और ट्री इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये दोनों हमारी क्या है, ये दोनों ही टोपोलॉजी लैन के लिए इस्तेमाल में नहीं लाई जाती। तो सी और डी तो आप क्या आउट हो जाते हैं। अब बचता है बस और रिंग। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं, स्विच। और स्विच का इस्तेमाल किया जाता हमेशा किसके साथ में, बस के साथ में। तो यहां पर हमेशा आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि रिंग में क्या होगा, सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां हमारी जो टोपोलॉजी बनेगी वो टोपोलॉजी होगी हमारी बस। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड, ए टू मैनेज डेटाबेस, बी फॉर एक्सटर्नल एक्सेस, सी टू बैकअप कंप्यूटर और डी फॉर वायरस चेकिंग। तो दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है, तो प्रॉक्सी सर्वर का मतलब हो जाता है एक ऐसा सर्वर जो हमारे मेन सर्वर की सुरक्षा करता है। तो यहां पर बात की जाए तो डेटाबेस को मैनेज तो नहीं करता, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, फॉर एक्सटर्नल एक्सेस, तो ये आंसर की संभावना है, तो सी करते हैं। टू बैकअप कंप्यूटर, तो बैकअप के लिए भी हम किसका इस्तेमाल नहीं करते, हम प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल नहीं करते, सी भी आंसर भी नहीं है। और फिर है फॉर वायरस चेकिंग, तो वायरस की चेकिंग करने के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर हम कभी भी प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप अपने मेन सर्वर को किसी एक्सटर्नल को एक्सेस देना चाहते हो तो वहां पर आप डायरेक्ट एक्सेस ना देकर, मतलब मेन सर्वर की सिक्योरिटी के लिए आप उसे कभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते। तो डायरेक्ट एक्सेस करने के बजाय आप क्या करते हो, आप प्रॉक्सी के माध्यम से उसको एक्सेस दोगे। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, in MS Word which shortcut key is used to proofing of any Word document, Alt plus F7, Shift plus F7, F7 और F2। तो यहां पर क्या बात की गई है कि शॉर्टकट की पूछी हुई किसके लिए, प्रूफिंग के लिए। ध्यान दीजिए, यहां जो शॉर्टकट की पूछी गई है वो किसके लिए पूछी गई है, प्रूफिंग के लिए पूछी गई है। तो प्रूफिंग मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट में गलतियों को ढूंढना और उन्हें सही करना, यही तो प्रक्रिया प्रूफिंग कहलाती है। डॉक्यूमेंट में गलतियों को ढूंढने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रूफिंग कहते हैं। अब यही बोला हुआ है, तो गलतियों को ढूंढने के बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए हम जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारी F7। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, F7। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही हो तो आप इसको क्या करना, स्लो में सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा तेजी से रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें जल्दी जल्दी आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डिजिटल सिग्नेचर इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर। तो सवाल क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। और ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं कि वहां पर यूजर अपने सिग्नेचर ऐड कर देता है। यहां सिग्नेचर का मतलब वो आपके फिजिकल सिग्नेचर नहीं होते, यहां पर मतलब होता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, जो उस यूजर के बारे में बताइए कि भाई ये डॉक्यूमेंट इस यूजर के द्वारा
प्रमाणित है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई डिजिटल सिग्नेचर क्या करेंगे, मैसेज का इंक्रिप्शन करते हैं, तो आंसर है नहीं। यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं, तो आंसर है सही। तो डिजिटल सिग्नेचर हमेशा यूजर को प्रमाणित करते हैं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट भेजा गया है वो इस यूजर के द्वारा प्रमाणित है। या फिर अगर हम क्या करना चाहते हैं, खुद को प्रमाणित करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करेंगे। टनलिंग और मैसेज ऑथेंटिकेशन यहां पर आंसर नहीं होगा, तो यहां पर आंसर है हमारा बी, यूजर ऑथेंटिकेशन। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज ट्रांसफर्ड एट हाई स्पीड यूजिंग इंफ्रारेड, यूटीपी केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। तो दोस्तों यहां पर क्या बोला गया है कि डाटा किस फॉर्म में है, डेटा हमारा है लाइट के रूप में। डाटा किस रूप में है, लाइट के रूप में। और डाटा लाइट के रूप में हम जानते हैं केवल एक ही माध्यम में जाता है, और वो है हमारा OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि यहां पर ऑप्शन डी में दे रखी है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस इज डैश बिट। अब IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का क्या पूछा हुआ है, लेंथ पूछी हुई है। तो यहां पर हम सभी जानते हैं कि IPv4 जहां 32 बिट का होता है, वहीं पर IPv6 होता है हमारा 128 बिट का। कितना होता है, 128 बिट। तो यहां ये चीज कहां दे रखी है, तो पहली ऑप्शन में दे रखी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो हम क्या लगाएंगे, ये आंसर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HTTP, www एंड FTP आर यूज्ड इन विच लेयर ऑफ OSI। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, मुझे OSI का पूरा नाम बताना है कि OSI का पूरा नाम क्या होता है। उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो अब क्या है, क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूं। तो यहां पर क्या है, सेशन, फिजिकल, एप्लीकेशन और डेटा लिंक लेयर। तो क्या पूछा हुआ है, HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब और FTP OSI मॉडल की किस लेयर पर कार्य करते हैं। तो पहली बात, OSI मॉडल जो होता है उसका आविष्कार ISO के द्वारा किया गया था, उसी के द्वारा बनाया गया है, और यह एक हाइपोथेटिकल मॉडल है। अब इसमें कुल 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 7। अब यहां बात करते हैं कि उनमें से किस लेयर पर HTTP, www और FTP काम करता है। तो दोस्तों ये जो तीनों आप प्रोटोकॉल देख रहे हो, या तीनों आप जो सर्विसेज देख रहे हो, ये तीनों ही सर्विस काम करती हैं हमारे OSI मॉडल की सबसे टॉप लेयर पर, जो कि होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखी है, सी ऑप्शन में दे रखी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, एप्लीकेशन। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम, कि इनमें से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, क्विकहील, नॉर्टन, टीम व्यूअर और कैस्परस्काई। तो दोस्तों क्या बोला हुआ है कि इनमें से कौन एक हमारा एंटीवायरस नहीं है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्विकहील एक एंटीवायरस है, नॉर्टन एक एंटीवायरस है, और कैस्परस्काई भी क्या, एक एंटीवायरस। तो टीम व्यूअर क्या होता है, टीम व्यूअर इस्तेमाल किया जाता है हमारा किसके लिए, रिमोट एक्सेस के लिए, और यही तो हमारा एंटीवायरस नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम देखेंगे क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ARP। तो दोस्तों ARP का सबसे पहले आता है इसका फुल फॉर्म। आपको इसका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तभी आप में दिक्कत आएगी। तो यहां पर क्या है, ARP का पूरा नाम क्या है, मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। अब जो सबसे पहले बताएगा तो उसको मैं शॉर्ट आउट दूंगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की। तो यहां पर क्या है, ARP। तो ARP का पूरा नाम क्या है, आपको ही बताना है। अब ये करता क्या है, तो ARP का काम होता है कि यदि हमारे पास IP एड्रेस है और उस IP एड्रेस की मदद से हम क्या करना चाहते हैं, फिजिकल एड्रेस को ढूंढना चाहते हैं। किसको ढूंढना चाहते हैं, फिजिकल एड्रेस को ढूंढना चाहते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं हम ARP का, मतलब IP एड्रेस की मदद से फिजिकल एड्रेस का पता लगाने के लिए, या IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप कराने के लिए। तो पढ़ते हैं ऑप्शन कहाँ है, रिजॉल्व IPv4 एड्रेस टू मैक एड्रेस, कन्वर्ट इंटरनल प्राइवेट एड्रेस टू एक्सटर्नल पब्लिक एड्रेस, ट्रांसलेट URL टू IP एड्रेस, और प्रोवाइड डायनेमिकल IP कॉन्फ़िगरेशन टू नेटवर्क डिवाइसेस। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो ऑप्शंस में, तो IP एड्रेस और मैक एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस की बात कहां की गई है, पहली ऑप्शन में की गई है, बाकियों में तो इसका जिक्र तक नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, IPv4 एड्रेस टू मैक एड्रेस। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन होता है द बैंकर्स एल्गोरिथम इन एन ओपनिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर। तो अब क्या बोला हुआ है कि बैंकर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम में कहां किया जाता है। तो दोस्तों बैंकर्स एल्गोरिथम का पूरा जो संबंध है वो संबंध होता है हमारा डेडलॉक से, और आपका काम क्या है कि मुझे डेडलॉक की डेफिनेशन बताना। तो जल्दी से आप कमेंट में जाइए और मुझे क्या कर दीजिए, डेडलॉक की डेफिनेशन बता दीजिए। तो अब बैंकर्स एल्गोरिथम कहां इस्तेमाल होती है, तो बैंकर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए।
किसके लिए करते हैं? डेडलॉक हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? बैंकर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो पढ़िए ऑप्शंस में डेडलॉक अवॉइडेंस दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। तो हम देखते हैं डेडलॉक रिकवरी नहीं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूशन नहीं, और यहां पर चौथा क्या है? डेडलॉक अवॉइडेंस, जो हम ढूंढ रहे थे। और यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, डेडलॉक अवॉइडेंस। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 127.0 मतलब 127.0.127.195 इज आ। तो ये एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, और आईपी एड्रेस भी क्या है? ये हमारा IPv4। तो अब यहां पूछा गया कि भाई ये किस तरह का आईपी एड्रेस है? मल्टीकास्ट एड्रेस है, लूपबैक एड्रेस है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, या लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है? तो 127.127। तो दोस्तों अगर आप इस तरह क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी थी हमारे आईपी एड्रेस से संबंधित क्वेश्चंस को करने के लिए। आप सबसे पहले उस वीडियो उसे देख लीजिए, जिससे आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आईपी एड्रेस लगभग आते ही हैं। तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहां हम बात करते हैं कि 127 सीरीज क्या है। तो 127 जो सीरीज है वो क्या है? रिजर्व है। और किसके लिए रिजर्व है? लूपबैक के लिए। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, लूपबैक एड्रेस। तो इसको एक्सप्लेन मैंने एक वीडियो में किया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने आपके आई बटन पर डाल दी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मतलब इसकी लिंक मिल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वो HTML से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जो 4 टैग दिए गए हैं इनमें से कौन लिस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि HTML का पूरा नाम क्या है। पेपरों में ये चीज काफी बार आती है। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या नाम होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पर अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हो तो लिस्ट बनाने के लिए आपके पास कई सारे टैग हैं। उनमें से एक होता है OL ऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट, और DL डायरेक्ट लिस्ट। तो ये तीनों तो टैग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन RL नाम का कोई भी टैग नहीं होता। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो यही तो पूछा है कि निम्न में से कौन एक एड्रेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, जो क्या है? दी फंक्शन कैटेगरी नॉट प्रेजेंट इन MS Excel। तो दोस्तों मैंने MS Excel के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ था जो फंक्शन से रिलेटेड है। मैंने CPCT के लिए बनाया हुआ था, लेकिन वो आपके कोड के एग्जाम के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए, उसकी लिंक अभी आपको आई बटन पर दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसकी लिंक डाल दी है, मैंने पिन भी कर दी है, जिससे आप उसको आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन कैटेगरी नहीं है। तो एक्सेल में अगर हम काम करें तो एक्सेल में लॉजिकल होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं और टेक्स्ट होते हैं। तो वहां पर सीरीज नाम का कोई भी फंक्शंस कैटेगरी नहीं होती। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, सीरीज। तो अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को, जो कि क्या है? तो यहां क्या दे रखा है, अगला देखते हैं। इन एक्सेल द फंक्शन दैट डिस्प्ले रो डेटा इन अ कॉलम और वाइस वर्सा। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो रो के डाटा कॉलम में और कॉलम के डेटा को रो में बदल देता है या वाइस वर्सा कर देता है। तो हम क्या करेंगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मर्ज लगाएं, ट्रांसपोज लगाएं, गेटवे लगाएं या स्टैटिकल लगाएं। तो रो और डाटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में चला जाए। तो हम क्या करें? तो रो के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को रो में पहुंचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक फंक्शन का, और उस फंक्शन का नाम है हमारा ट्रांसपोज। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, मर्ज गेटवे स्टैटिकल नाम के कोई फंक्शन एक्सेल में नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इन एक्सेल द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन डैश, फुटर बार, टूल बार, टास्क बार और फॉर्मूला बार। तो क्या बोला हुआ है? तो किसी भी एक्टिव सेल का कंटेंट कहां दिखाई देता है? तो दोस्तों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई एक्टिव सेल का में जो भी आप लिख रहे हो कहां दिखाई देगा? तो वो सब आपको दिखाई देगा हमारे फॉर्मूला बार में। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, फॉर्मूला बार। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्या है? द स्पेलिंग टूल इन MS वर्ड इज द डैश टूल बार, फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, व्यू और फाइल। तो दोस्तों यहाँ टूल बार पूछा हुआ है, तो व्यू और फाइल तो टूल बार होते नहीं है, मेनू होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? यह क्वेश्चन वर्ड का जरूर है, लेकिन ये आया हुआ है MS वर्ड 2003 से। अब इस वजह से यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? तो दोस्तों जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं वो सब हमारा हिस्सा होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार का। किसका हिस्सा होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। और वहीं पर टेक्स्ट मतलब बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ये सब चीजें कहां मिलेंगी हमें? वो मिलेंगे हमें फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो यहां पर आंसर हमने लगाया बी, स्टैंडर्ड टूल बार।
तो दोस्तों अब हम करेंगे हमारे 19वें क्वेश्चन को। 19वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज द डेटा इन एमएस एक्सेल। तो मतलब एमएस एक्सेल में डेटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट, हार्वेस्टर, सर्च इंजन और पिवोट टेबल। तो दोस्तों क्वेश्चंस को आप पहले समझा करो कि ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं। तो एक्सेल के बारे में बात की गई है, तो हार्वेस्टर और सर्च इंजन तो आंसर हो नहीं सकते, तो अब बचा क्या, रिमूव डुप्लीकेट और पिवोट टेबल। अब दोस्तों अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हैं कि भाई रिमूव डुप्लीकेट भाई क्यों एनालाइज करेगा, तो रिमूव डुप्लीकेट भी आंसर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, पाइवोट टेबल। क्या आंसर हो जाएगा, पाइवोट टेबल। तो हमें क्या याद रखना है कि एमएस एक्सेल में डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइवोट टेबल का। और अब बात की जाएगी हमारे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की। तो अब इस आखिरी क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ व्यू इन एमएस वर्ड विच इज यूज्ड टू एडिट द डॉक्यूमेंट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन और फुल स्क्रीन रीडिंग। तो दोस्तों यह भी एक ऐसा भी बताना है जो किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, वो इस्तेमाल में लाया जाता है किसके लिए, हमारे एडिटिंग के लिए। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो एडिटिंग के लिए हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं किसका, हमारे ड्राफ्ट का। याद रखना कि वेब लेआउट, आउटलाइन या फुल स्क्रीन कभी भी एडिटिंग के लिए इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, दो ही हैं, या तो प्रिंट लेआउट है या फिर ड्राफ्ट है। तो यहाँ प्रिंट लेआउट दिया नहीं गया, तो आंसर हम क्या लगाएंगे, बी, ड्राफ्ट। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, ड्राफ्ट। और इस तरह से हो जाते हैं हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। तो दोस्तों मैंने जो पूरे के पूरे क्वेश्चन बनाए हुए हैं और मैंने टेस्ट सीरीज बना रखा, मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूं, तो इसको आप लगाते रहिए, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।